हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पेडागोजी स्पेशल क्लासेस में 12th क्लास की साइकोलॉजी एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं और उसके 2 चैप्टर हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। आज हम 3rd चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉपिक है हमारा या चैप्टर का नाम लगा लीजिए मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। और इसमें स्पेसिफिकली किस पे फोकस किया गया है? स्ट्रेस के ऊपर। तो स्ट्रेस के बारे में सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, उसको कैसे जो है आप कोप करते हैं, कैसे झेलते हैं, डील कैसे करते हैं उससे, स्ट्रेस होता किस वजह से है, क्या स्ट्रेस अच्छा होता है, बुरा होता है, क्या सिचुएशंस हैं। सो अल्टीमेटली जब लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज आता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो जाता है, और वो स्ट्रेस से फिर कैसे डील करना है, वो सारा का सारा जो है वो मैकेनिज्म इसके अंदर दिया हुआ है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। 3rd चैप्टर को इस क्लास में कंप्लीट करेंगे, अच्छे से सुन लीजिएगा एक बार। तो सबसे पहले बात आती है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जरूरी नहीं है कि जो है ये इनहेरेंटली बैड हो या डिस्ट्रक्टिव ही हो। कई बार स्ट्रेस जो है वो अच्छा भी होता है। कई बार होता है ना कि हमें, अगर हम पहली बार स्टेज पे जा रहे हैं या मान लो हम बहुत बार स्टेज पे जा चुके बट स्टिल जा रहे हैं स्टेज पे परफॉर्म करने किसी भी चीज से रिलेटेड, सो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है। बोलते हैं ना कि नर्वस हो रहे हो थोड़े से, सो वो भी एक टाइप का स्ट्रेस ही है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार स्ट्रेस जो है वो खराब हो। कई बार थोड़ा सा स्ट्रेस लेना आपकी जो है परफॉर्मेंस को एनहेंस भी कर देता है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि स्ट्रेस हमेशा खराब नहीं होता। और जब स्ट्रेस अच्छा है तो उसको हम बोलते हैं यू स्ट्रेस, EU और स्ट्रेस, ये स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। जब आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस सिर्फ इतना है कि वो आपके लिए अच्छा है, मतलब आपकी जो है चीजों को अचीव करने में, अच्छी परफॉर्मेंस देने में, क्राइसिस को मैनेज करने में आपको हेल्प कर रहा है वो स्ट्रेस, कि चलो ठीक है स्ट्रेस है, दिमाग पे करना है। जैसे कई बार हम प्रेशर की वजह से ज्यादा काम कर जाते हैं ना, कि डेडलाइन आ रही है, असाइनमेंट सबमिट करना है, तो उस टाइम में जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो चीजें अच्छी होती हैं, हम जल्दी कर पाते हैं, काम पूरा हो जाता है। या मान लो एग्जाम टाइम पे हम थोड़ा सा स्ट्रेस ले लें, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। बट जब मैं बोल रही हूँ कि एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकता है, कि आपको करना है मैनेज, बट यही यू स्ट्रेस जो है इसको डिस्ट्रेस में चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा, अगर जो है इसको मैनेज नहीं किया गया। तो इसमें पोटेंशियल है कि ये डिस्ट्रेस में जो है वो चेंज हो जाए। और डिस्ट्रेस हो गया मतलब वो आपकी बॉडी के लिए, आपके मेंटल जो है मेंटली सिचुएशन को देखें तो वो अच्छा नहीं होता जब डिस्ट्रेस हम बोल रहे हैं। तो ये 2 टर्म्स याद रखिएगा। स्ट्रेस जो है उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक पैटर्न होता है जब ऑर्गेनिज्म के सामने कोई ऐसा इवेंट आता है या स्टिमुलस आ जाता है जिसके प्रति उसको रिस्पॉन्ड करना है। और जब आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज में, तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है आपका, ये थोड़ा सा डगमगा जाता है। ठीक है, तो वो जो आपकी झेलने की कैपेसिटी होती है, उसको मैनेज करने की कैपेसिटी होती है, उससे बढ़ के जब चीजें थोड़ी सी हो जाएं तब वो क्या हो जाएगी जी? स्ट्रेस की सिचुएशन हो जाएगी। ओके, नेचर क्या रहेगा स्ट्रेस का? अगर हम आपको याद रखना है, ये लेटिन वर्ड से आया है सबसे पहले। कई बार वर्ड पूछ लेते हैं डायरेक्ट, तो स्ट्रिक्टस वर्ड से आया है जी, लेटिन वर्ड से। इसका मतलब होता है टाइट या नैरो। एक और वर्ड होता है स्ट्रिंगरे, जिसका मतलब भी वो एक वर्ब है और उसका मतलब भी टाइटन रहेगा। टाइटन मतलब एक तरीके से जकड़न, नैरो होना, बिल्कुल वो होता है ना कि बिल्कुल घुट के रहना। सो वो जब इंटरनल फीलिंग्स जो आपको अंदर से, चाहे वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो, कंस्ट्रिक्ट हो रही हो आपकी, या टाइट फील हो रहा हो, या ब्रीदिंग में इश्यू आ रहा हो, तो आपको जब अंदर से अजीब फील हो ना, वो सिचुएशन क्या है जी? स्ट्रेस की सिचुएशन है। क्योंकि स्ट्रेस के टाइम पे ये कुछ एक सिम्टम्स हैं जो कि अंदर से जकड़न फील होना, टाइट फील होना, कंस्ट्रिक्टेड फील होना, ठीक है, या मसल्स या ब्रीदिंग में कंस्ट्रिक्शन फील होना, कि अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं आप। तो वो सारी सिचुएशन जो है, ये सिम्टम्स रिपोर्ट किए हैं बहुत सारे लोगों ने जो कि स्ट्रेस के अंडर थे या जिनको स्ट्रेस था। तो ये सिचुएशन हम मान के चल सकते हैं जब है तब स्ट्रेस हो रहा है। और स्ट्रेस जो है वो लेटिन वर्ड स्ट्रिक्टस से आया है, ये आपको याद रखना है, जिसका मतलब है टाइट या नैरो। ओके, तो स्ट्रेस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक एनवायरनमेंट की जो कि डिसरप्टिव है किसी इंडिविजुअल के लिए, मतलब इंडिविजुअल के लिए वो सिचुएशन ठीक नहीं है और उसको डिस्टर्ब करेगी वो। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ओके, मतलब इंडिविजुअल के लिए वो नेगेटिव वे में चली जाएगी। देन आता है जी स्ट्रेसर, मतलब जो आपको स्ट्रेस कोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। मतलब मान लो एक बैड रिलेशनशिप में आप हैं, या क्राउड है, बहुत भीड़ है,
ठीक है, या फिर डेली बेसिस पे जब आप स्कूल या ऑफिस जाते हैं तो उसमें चीजें आपकी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही हैं। ओके, तो जो भी चीज आपके बॉडी को या फिर आपके स्ट्रेस का कारण बनी वो स्ट्रेसर है। यूजुअली जब एक्सटर्नल स्ट्रेस के प्रति जो रिएक्शन होता है उसको हम स्ट्रेन बोल देते हैं स्ट्रेस की बजाय। और अगर आप गूगल वगैरह पे देखेंगे मतलब तो स्ट्रेन थोड़ा सा स्ट्रेस से ऊपर माना जाता है कि जब मान लो 2 या 2 से ज्यादा रीजंस आपके आ रहे हैं ना, आपके स्ट्रेसर हो गए, 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रेसर आपके हैं कि भाई रिलेशनशिप भी बैड है और नॉइस भी बहुत ज्यादा है, जब दोनों चीजें हो गई तब स्ट्रेन आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब साइकोलॉजिकल मीनिंग अगर स्ट्रेस का समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो कोई ना कोई कारण होगा, चाहे एक्सटर्नल रीजन हो चाहे इंटरनल रीजन हो। एक्सटर्नल में आप लगा लीजिए मम्मी या पापा जो है आपको करियर को लेके बहुत ज्यादा पुश करते रहते हैं जितना आप चाहते नहीं है, मतलब वो आपको स्ट्रेस दे रही है चीजें, वो कारण हो सकता है। इंटरनली आप अंदर से दुखी है कि लड़ाई हो रखी है फ्रेंड से, ठीक है, तो वो चीजें हो सकती है कि एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी स्ट्रेसर हो सकता है। स्ट्रेसर क्या होगा? जो आपकी स्ट्रेस का कारण हो। ओके, इंटरनल स्टेट क्या होगी इस टाइम? तो कोई भी कारण जब होगा एक्सटर्नल या इंटरनल, सो बायोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली भी तो कुछ रिएक्शंस रहेंगी ना दिमाग में, जिनकी वजह से हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है जिसको हम स्ट्रेस एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं उस टाइम पे, और उसी टाइम पे फिर आप कोप करना सीखते हैं, उसको हैंडल करना, मैनेज करना, बेसिकली उसको झेलना, कैसे करनी है चीजें, कैसे मैनेज करना है, क्या डिफेंस रहेगा। सो वो चीजें इंटरनल स्टेट में चलती रहती हैं और उसके प्रति जब आप कोई रिएक्शन देते हैं तो वो स्ट्रेस रिएक्शन या रिजल्ट हो जाएगा। बेसिकली आपका चैलेंज है आपके पास कि आप जो है आपका जो स्ट्रेस, स्ट्रेन या इलनेस है उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, वो चैलेंज रहेगा आपके पास। सो ये रिजल्ट में निकल के आता है। सो ओवरऑल ये साइकोलॉजिकल मीनिंग रहेगा स्ट्रेस का। और स्ट्रेस जो है ये बोल सकते हैं हम कि लाइफ का पार्ट होता है, सबको स्ट्रेस होता है। ये ना ही स्टिमुलस है ना ही रिस्पॉन्स है, बट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलता रहेगा। मतलब कोई ना कोई कारण होगा, इंटरनल स्टेट होगी, फिर रिजल्ट या कुछ रिएक्शन होगा, अगेन कोई और स्ट्रेसर हो सकता है, तो ये साइकिल चलती रहेगी। ये एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है किसी भी इंडिविजुअल या एनवायरमेंट के बीच में। एनवायरमेंट आपका खुद का साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट की वजह से भी चीजें हो सकती हैं, आसपास का जो आपका फिजिकल एनवायरमेंट है उस वजह से भी दिक्कतें हो सकती हैं। सो ये साइकोलॉजिकल मीनिंग रहेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेस जो है वो स्टिमुलस भी नहीं है और रिस्पॉन्स भी नहीं है एक तरीके से। अब फर्दर अगर बात करें तो हेंस सेले, इनका नाम आप याद रखेंगे, ये फादर है मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च के। ओके, और इन्होंने क्या बोला कि कोई भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं होता बॉडी का, इन जनरल रिस्पॉन्स ही होते हैं किसी भी स्ट्रेस की सिचुएशन में। ठीक है, जो कि मतलब किसी को थ्रेट नहीं पहुंचाएगा रिगार्डलेस ऑफ द कॉज ऑफ द थ्रेट, या इंडिविजुअल विल रिस्पॉन्स विद द सेम फिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली सेले ने बोला कि कोई अलग से रिएक्शन नहीं होगा, यानी अगर आपको मम्मी की वजह से स्ट्रेस हो रहा है तो भी रिएक्शन सेम होगा। अब अगर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नाराज है और उस टाइम पे जो स्ट्रेस हो रहा है वो भी सेम रिएक्शन निकल के आएगा, बट ऐसा तो नहीं होता। यही चीज बहुत सारे रिसर्चर्स ने बोली, उन्होंने इस चीज पे एग्री नहीं किया कि भाई सेम सिचुएशन कैसे हो सकती है ना, जब स्ट्रेस के रीजंस अलग हैं तो हम जनरल रिएक्शन कैसे आ सकता है। जबकि हंस सेले ने क्या बोला था, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स निकल के आएगा बॉडी की तरफ से किसी भी सिचुएशन में टू एनी डिमांड। बट बहुत सारे रिसर्चर्स ने इस पे अग्री नहीं किया, उन्होंने बोला कि द स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज नॉट नियरली एज जनरल और नॉन स्पेसिफिक। तो जितना स्पेसिफिक ये सजेस्ट कर रहे हैं ना कि इतना नॉन स्पेसिफिक ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई जनरल रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेसर की मतलब डिफरेंट स्ट्रेसर है। अब मम्मी की वजह से गुस्सा आ रहा है आपको, तो आप मम्मी से झगड़ा अलग तरीके से करेंगे ना, लेकिन आपके फ्रेंड से झगड़ा, मतलब मान लो कोई लड़का है उसका फ्रेंड से झगड़ा हो गया, वहां तो मार पिटाई तक भी सिचुएशन पहुंच सकती है। मम्मी के साथ थोड़ा ना मार पिटाई तक सिचुएशन पहुंचेगी। सो वो अलग अलग है। आप जब स्ट्रेस, आपका स्ट्रेसर अलग है, कारण अलग है, आपका रीजन ही अलग है स्ट्रेस का, तो आपकी रिएक्ट करने के पैटर्न भी अलग अलग होंगे और आपके रिस्पॉन्ड करने के तरीके भी अलग अलग होंगे। ठीक है, गॉट इट। तो बट इनका नाम याद रखिएगा, हेंस सेले, ये फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च जो है इनका दिया गया है नाम एनसीईआरटी की बुक में, तो जरूरी हो जाता है। सो ओवरऑल अगर देखें तो परसेप्शन की अगर हम बात करें स्ट्रेस का, कई बार हम स्ट्रेस का परसेप्शन भी बना लेते हैं और उस सिचुएशन में हमें फिर फर्दर क्या करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है पर्टिकुलर इवेंट को, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे डील करने के लिए। सो अप्रेजल करना पड़ता है। अप्रेजल मतलब आप एक तरीके से लगा सकते हैं असेसमेंट। थोड़ा सा अगर आपको अप्रेजल में दिक्कत आए तो असेसमेंट लगा के चलिए। सो जो लेजरस हैं,
LAZARUS और उनके कलीग्स हैं, उन्होंने पर्टिकुलरली स्ट्रेस के जो प्रोसेस हैं उस पे कॉग्निटिव बेसिस पे एक थियरी जो है वो उन्होंने बताई। ये मॉडल है इनके द्वारा दिया गया स्ट्रेस प्रोसेस का, जिसमें ये बोल रहे हैं कि किसी भी इंसान की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हर एक इंसान की। अब हर इंसान को स्ट्रेस देने के लिए अलग सिचुएशंस भी हो सकती हैं, जैसे हर इंसान की एनवायरमेंटल सिचुएशन अलग रहेगी, साइकोलॉजिकल अलग रहेगी, सोशल अलग रहेगी, तो ये स्ट्रेसर होंगे अगर हम स्ट्रेसर की टाइप की बात करें। अब स्ट्रेसर का जो कारण है उसका डायमेंशन भी अलग अलग हो सकता है। मान लो एक तो जो है वो पड़ोस वाली आंटी रोज आपको कह रहे हैं कि बेटा शादी की उम्र हो गई, कब कर रहे हो शादी, ठीक है, तो वो जो सिचुएशन है अगर उसकी ड्यूरेशन बहुत लंबी खींच रही है, मतलब वो आपके घर में रोज लस्सी या दूध लेने आते हैं, कुछ ना कुछ मांगने आते हैं और रोज आपको सेम चीज बोल के चले जाते हैं, तो वो ड्यूरेशन भी तो खींच रही है ना, मतलब दिमाग में बार बार सेम चीज नॉक आउट हो रही है ना, सो वो चीजें भी डिपेंड करेंगी, वो अलग अलग डायमेंशन है स्ट्रेस के। ओके, और वो क्या हो गया, सोशल हो गया, क्योंकि आंटी आके, पड़ोस वाली आंटी आके बोल रही है कुछ, तो सोशल लेवल का स्ट्रेसर हो गया वो, और उनका ड्यूरेशन जो है, और मान लो वो दिन में 2 बार आ रही है किसी भी रीजन की वजह से, या बाहर भी अगर आप उनको मिल गए तो वो बार बार पोक कर रहे हैं आपको, तो वो इंटेंसिटी भी बढ़ गई उसकी, ठीक है, तो वो इंटेंसिटी भी अलग अलग हो सकती है, ड्यूरेशन की वजह से भी अलग अलग स्ट्रेसर आपका हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं चीजें, और प्रिडिक्टेबिलिटी। सो ये डायमेंशंस रहेंगे अगर हम इनकी बात करें। ओके, सो फर्दर इन्होंने बोला कि स्ट्रेसर के अलावा, ये तो कारण हो गया ना कोई जिसकी वजह से स्ट्रेस होगा। ओके, अब उस स्ट्रेस से डील करने के क्या वो हैं, तो एक तो रहेगा स्ट्रेस अप्रेजल, मतलब आप उसको असेस कर रहे हैं। ये यूजुअली प्राइमरी अप्रेजल में हम चीजों को लेके चलते हैं कि सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि कितना हार्म हो सकता है उस स्ट्रेस से, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सो उसके रिलेटेड फर्दर आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बिहेवियरल रिस्पॉन्स, इमोशनल या कॉग्निटिव रिस्पॉन्स, अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स जो है वो आपकी बॉडी से निकलेंगे। ओके, अब आप जब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस चीज को, तो आपको ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि रिसोर्सेज क्या क्या है आपके पास उस स्ट्रेस वाली सिचुएशन से डील करने के लिए। कि मान लो आप में आपकी जो है एकदम से हेल्थ खराब हो गई और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है। ओके, सो अब आपको ये तो पता चल गया कि स्ट्रेस का रीजन क्या है, आपको ये भी पता चल गया कि आप उसको डील कैसे कर रहे हैं, लेकिन आपको साथ साथ रिसोर्सेज भी देखने पड़ेंगे कि भाई दिमाग मतलब खराब हो रही है ना तबीयत, तो पैसे हैं नहीं है, मेडिकल केयर है या नहीं है, ठीक है, पर्सनल कोपिंग स्टाइल आपका कैसा है, आप कैसे मैनेज करते हैं स्ट्रेस को, मतलब पूरा दिन दुखड़ा ही रोते रहते हैं या उसको मैनेज करना आपको आता है, ठीक है, सोशल लेवल पे भी कोई सपोर्ट नेटवर्क है नहीं है, या प्रोफेशनल हेल्प आप लेना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे, सो वो रिसोर्सेज पे भी फोकस रहेगा। सो ये स्ट्रेसर, पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक, रिसोर्सेज और स्ट्रेस अप्रेजल, ये इन्होंने लजारस ने, LAZARUS इन्होंने और इनके कलीग्स ने इस मॉडल पे काम किया। और फर्दर इन्होंने बताया कि जो इन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिए 2 टाइप के अप्रेजल, तो ये 2 टाइप के अप्रेजल क्या है, एक है प्राइमरी अप्रेजल यानी प्राइमरी लेवल पे असेसमेंट, और फिर है सेकेंडरी अप्रेजल यानी सेकेंडरी लेवल पे असेसमेंट। ओके, प्राइमरी अप्रेजल का क्या मतलब है कि जो परसेप्शन बन रहा है आपका किसी भी चेंजिंग एनवायरनमेंट या किसी भी नई सिचुएशन के लिए, अब आप ये देखेंगे कि उस नई सिचुएशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, न्यूट्रल होंगे या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आएंगे, मतलब जो रीजन आपका निकल के आ रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। सो अगर नेगेटिव इवेंट्स हैं तो उनको आप कैसे अप्रेज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉसिबिलिटी टू हार्म, थ्रेट या चैलेंज, कि आप ये देखना चाहेंगे कि अगर नेगेटिव इवेंट है, नेगेटिव इवेंट मतलब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अगर उस इवेंट से निकल के आने के चांसेस हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये असेस करेंगे, ये अप्रेज करेंगे कि हार्म कितना हो रहा है उससे, हार्म मतलब कितना डैमेज हो, मतलब कितना डैमेज ऑलरेडी किया जा चुका है किसी पर्टिकुलर चीज के द्वारा, थ्रेट मतलब फ्यूचर में क्या क्या डैमेज हो सकता है। ओके, देन चैलेंज अप्रेजल मतलब ये एसोसिएटेड है विद मोर कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ द एबिलिटी टू कोप, कि आप कैसे उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करेंगे। ओके, सो ये वो सिचुएशन आ गई। तो आप नेगेटिव इवेंट अगर है तो आप उसको किस बेसिस पे असेस करेंगे कि पॉसिबल हार्म क्या है उससे, थ्रेट क्या है और पर्टिकुलर चैलेंज क्या रहेगा, आप उससे कैसे डील करेंगे। ये प्राइमरी लेवल पे एक एग्जांपल है। अगर सेकेंडरी लेवल की बात करें तो अब आपको प्राइमरी लेवल पे असेस करके, अप्रेज करके ये ऑलरेडी पता चल गया है कि कितना हार्म हो सकता है, कितना थ्रेट हो सकता है, कितने चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। तो सेकेंडरी लेवल पे आप ये अप्रेज करेंगे, ये असेस करेंगे कि आपके पास कोप करने के लिए कितनी एबिलिटी है और कितने रिसोर्सेज हैं। जैसे मान लो आपको यहां पता चल गया कि एक इवेंट में मान लो आपके पेरेंट्स की या किसी की तबीयत खराब है भाई,
ठीक है, तो हेल्थ की बात आ गई। अब आपको ये पता चल गया कि चलो इनको हार्ट का इश्यू है, सो पहले कितना हार्म हो चुका है, मतलब कितनी हेल्थ इनकी डिटीरियोरेट हो चुकी है, कितनी खराब हो चुकी है, आगे क्या क्या थ्रेट हैं, मतलब क्या क्या और सिचुएशंस हो सकती हैं, और अब आप उससे कैसे डील करेंगे। ओके, अब ये सब चीजों के साथ साथ आपको सेकेंडरी लेवल पे ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं उस हार्म, थ्रेट और चैलेंज को मीट करने के लिए, मतलब उसको सफिशिएंटली डील करने के लिए, अच्छे से डील करने के लिए क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं, क्या आपके पास पैसा है, चाहे मेंटल लेवल पे हो चीजें, फिजिकल लेवल पे हो, पर्सनल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हो सकते हैं ना। तो किसी भी क्राइसिस को डील करने के लिए अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मतलब आप मेंटली भी प्रिपेयर्ड हैं कि चलो ठीक है हो जाएगी चीजें, फिजिकली भी आपको पता है कि आपके पास इनफ फाइनेंसेस हैं, पैसा है कि आप उनकी हेल्थ को जो है वो ठीक करवा सकें, पेरेंट जो भी तबीयत खराब हुई थी, ठीक है, ओवरऑल आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि भाई हो जाएगा, ठीक जो होता है ठीक ही होएगा, अच्छा होएगा। सो ओवरऑल अगर बात करें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, हेल्थ, स्किल और सोशल सपोर्ट अगर है तो इंसान कम स्ट्रेस्ड फील करता है। लेकिन यही चीज अगर आप थोड़ा सा ऑपोजिट ले जाएं कि आपका जो है एटीट्यूड भी नेगेटिव जा रहा है कि पता नहीं मम्मी ठीक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, आपकी भी हेल्थ उसकी वजह से डिटीरियोरेट हो सकती है, आपके पास पैसे भी नहीं है इतने, कोई सोशल सपोर्ट भी नहीं है जो आपको प्रोवाइड करे चीजें, सो उस टाइम पे आपकी सिचुएशन स्ट्रेसफुल ज्यादा होगी। सो प्राइमरी अप्रेजल में हम ये देख रहे हैं कि कोई भी इवेंट जो हो रहा है उसके पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो हार्म, थ्रेट और चैलेंज क्या क्या है, प्लस सेकेंडरी अप्रेजल में आप ये देखेंगे कि आपके पास ये जो थ्रेट, हार्म और चैलेंज था इससे डील करने के लिए पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं भी या नहीं है। ओके, तो ये जो दो अप्रेजल के प्रोसेस हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, डिटरमाइंस नॉट ओनली आर कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज, बट इसकी वजह से हमारे इमोशनल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी आपको अलग अलग दिखेंगे। अब किसी इंसान के पास अगर प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, सोशल सपोर्ट भी है, सारी चीजें हैं, तो वो कम स्ट्रेसफुल आपको नजर आएगा, कॉग्निशन लेवल पे भी, बिहेवियर में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस उसका नहीं दिखेगा, ऐसे ही इमोशनल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी सही निकल के आएंगे। ओके, सो ये दो लेवल जो है अप्रेजल के स्ट्रेस से रिलेटेड है, आपको पता होने चाहिए। ये वैसे देखा जाए तो ये अप्रेजल जो है ये सब्जेक्टिव हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे, पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेंगे कि आप कैसे स्ट्रेसफुल कंडीशन को डील करते हैं, आपके रिसोर्सेज पर डिपेंड करेंगे, आपकी पर्सनल सिचुएशन पर डिपेंड करेंगे। सो ये अप्रेजल्स जो है ये सब्जेक्टिव है नेचर में, ठीक है। अब स्ट्रेस के टाइप्स की अगर बात करें तो मेजर तौर पे 3 टाइप होते हैं स्ट्रेस के, फिजिकल या एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो सकता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है और सोशल स्ट्रेस हो सकता है। पहला है फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो फिजिकल लेवल पे या एनवायरमेंट की लेवल पे क्या क्या स्ट्रेस है। अब एनवायरमेंट लेवल पे अगर आप देखें तो मान लो कहीं आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, तो वो सारी की सारी चीजें क्या है, एनवायरमेंट पे बेसिस में, जो आपके हाथ में नहीं है। ओके, लेकिन उसकी वजह से चीजें तो गड़बड़ाएंगी, स्ट्रेस तो आएगा, तो वो एनवायरमेंट की वजह से स्ट्रेस आ गया। ऐसे ही फिजिकल लेवल पे कोई स्ट्रेस आ जाना कि मान लो आपको कहीं लग गई, आप जो है न्यूट्रिशन की वजह से आपकी बॉडी अच्छे से न्यूट्रिशन आप उसको नहीं दे रहे हैं, तो वहां पे गड़बड़ हो रही है, डाइट में आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, फिजिकली आप जो है मान लो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में, तो आप और एग्जॉस्ट हो गए। तो वो सारी की सारी चीजें क्या है, फिजिकल स्ट्रेस है हमारे पास। कुछ एक और एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो सकते हैं जो अर्थक्वेक, फ्लड से थोड़ा सा लोअर लेवल पे रहेंगे, जो कि आपके हाथ में नहीं होते, अनअवॉइडेबल होते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, क्राउडिंग हो गई, नॉइस हो गई, या बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी है जैसे आजकल वो हो गई, हीट वेव्स हो गई, या विंटर कोल्ड हो गई कि बहुत हद से ज्यादा ठंड पड़ रही है, ठीक है। तो वो क्या है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस। दूसरा है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी आपके कॉग्निशन लेवल पे, साइकोलॉजी लेवल पे जो है कुछ ना कुछ स्ट्रेस हो रहा है, जैसे आपके पास बहुत सारा काम है, प्लस आपका जो है वो रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, ना पेरेंट्स के साथ अच्छे चल रहे हैं, ना आपके जो है फ्रेंड्स के साथ अच्छे चल रहे हैं चीजें, तो उसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकल के आती है, ठीक है। काम आपका अच्छे से नहीं चल रहा है, जो आप गोल डिजायर कर रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, वहां कुछ डिफरेंस, मतलब बाधाएं आ रही है, हिंड्रेंस आ रही हैं, तो उसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो इंक्रीज हो सकता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल का स्ट्रेस होगा। उसी के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं यार, आप जो है ये भी सोच सकते हैं कि आप जो है डांस में, आपका इंटरेस्ट है डांस में, तो आप डांस की पढ़ाई करें या साइकोलॉजी की पढ़ाई करें, या मम्मी पापा बोल रहे हैं कि भाई इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो आप साइंस लें, तो क्या सब्जेक्ट्स लेंगे आप, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जहां पे
दो या दो से ज्यादा इनकम्पैटिबल नीड या मोटिव के बीच में आपको चूज करना पड़ सकता है। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि फैमिली की सिचुएशन भी ठीक नहीं है फाइनेंशियली, तो मैं जॉब करूं या आगे पढ़ाई कर लूं, तो वो अलग अलग सिचुएशन होगी। कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, वहां पे टकराव की स्थिति आ गई कि आपके पास मतलब प्रेशर है कि आप इनमें से एक ही चीज कर पाएंगे। ओके, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का टाइप हो गया। ऐसे ही इंटरनल प्रेशर, कई बार ना हम खुद को ही अंदर से बहुत पुश कर देते हैं, बहुत प्रेशर डाल देते हैं कि मुझे ये तो परफेक्टली करना ही है, तो वो भी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है जब वो चीजें जो है, एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी नहीं होती खुद से ही। ओके, सो वो क्या है, इंटरनल प्रेशर आ रहा है आपके अंदर। इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल या सोशल प्रेशर भी हो सकता है, जैसे वो आंटी का एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि वो बार बार या आपकी मम्मी को आके कह रहे हैं, मम्मी आपको कह रहे हैं, तो वो चीजें क्या है, प्रेशर आ रहा है किसी ना किसी वजह से, कि चाहे वो कोई भी चीज हो, वहां पे क्लैश आ जाएगा आपका, फिर मम्मी से बातचीत आपकी कम होने लग जाएगी, वो स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि सोशल प्रेशर आ रहा है। ओके, सो फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, और तीसरा आ जाएगा सोशल स्ट्रेस। तो सोशल स्ट्रेस मतलब मान लो आप जो है ऑफिस में काम करते हैं और आपका मन नहीं है पार्टी में जाने का, तो आप स्ट्रेसफुल फील करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो पार्टी में जाके, अगर पहले स्ट्रेस है उनको, तो पार्टी में जाके मजे करेंगे, अच्छे से अच्छा मूड हो जाएगा उनका। तो वो अलग अलग तरीके के लोग हो सकते हैं। सोशल स्ट्रेस जो है वो वाइडली वेरी करेगा, चेंज होगा उसमें पर्सन टू पर्सन, कि मान लो मुझे पार्टीज अटेंड करना पसंद नहीं है, तो अगर मुझे पार्टी में भेज दिया जाए तो मैं चुपचाप साइड में बैठना जो है वो पसंद करूंगी, वहां पे मैं बोर हो जाऊंगी, मुझे घर में रहना अच्छा लगता है। या फिर किसी को पार्टी में जाना पसंद करता है, उसको अगर घर में बिठा दिया तो उसकी सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। ओके, तो ये सोशल स्ट्रेस के रीजंस हो सकते हैं। अब स्ट्रेस के और सोर्सेज क्या हो सकते हैं, लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं जी। मतलब आप कई बार होता है ना कि कोई किसी की डेथ हो गई या कोई और सिचुएशन आ गई, तो लाइफ लेवल पे कोई इवेंट हो गया, हसल हो गई बहुत सारी कुछ, या ट्रोमेटिक इवेंट्स हो गए, जैसे मैंने डेथ का एग्जांपल दिया। सो लाइफ इवेंट्स की अगर बात करें तो जैसे ये है ना, एक क्लोज फैमिली मेंबर की डेथ होना, तो स्ट्रेस स्कोर है 66, ये मीन स्ट्रेस स्कोर निकाला गया है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट या एक्सीडेंट हो गया तो वो 53 स्कोर है उसका, यानी ये स्कोर ऊपर नीचे रहेगा, कि मतलब डेथ वाला जो है वो ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पे ट्रोमा वाली सिचुएशन है, बट डेथ से कम सिचुएशन है। या फिर कोई फैमिली मेंबर बीमार हो गया तो वो उससे कम स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई। फ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, वो उससे कम सिचुएशन हो गई, कि 47 स्कोर है इसका, ठीक है। एग्जाम की वजह से आप में एंजाइटी आ रही है, वो और कम स्कोर हो गया। आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही है, आप खाए जा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं बिल्कुल भी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो वो और भी कम स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो अगर हम ये कुछ एक लाइफ इवेंट्स हैं जो कि स्ट्रेस का स्कोर इनका कंपेयर कर रखा है, आप यहां से सिर्फ इतना समझ सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि भाई एक तो चेंज हैबिट्स चेंज हो रही हैं आपकी, और एक एग्जामिनेशन है उसका स्ट्रेस है, तो दोनों की स्ट्रेस सिचुएशन किसकी कम ज्यादा हो सकती है वो आपको पता होना चाहिए। इफेक्ट क्या रहेगा इसका, तो इफेक्ट स्ट्रेस का जो है हेल्थ पे भी रहेगा, साइकोलॉजिकली भी रहेगा। सो अगर इमोशनल इफेक्ट देखें हम स्ट्रेस का, सो मूड स्विंग्स हो सकते हैं बहुत सारे आपके अंदर, इरेटिक बिहेवियर जो है वो देखने को मिल सकता है, फैमिली मेंबर या फ्रेंड के साथ जो है बोलचाल बंद हो सकती है किसी सिचुएशन में, या बहुत आप मतलब बर्स्ट आउट हो जाएंगे एकदम से। एग्जामिनेशन की वजह से एग्जामिनेशन एंजाइटी हो सकती है, ठीक है। सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो सकता है। तो ये इमोशनल लेवल पे इफेक्ट हो रहे हैं आपकी, कि इमोशनल लेवल पे क्या क्या इफेक्ट डाल रहा है स्ट्रेस। ऐसे ही फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी हो सकते हैं कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको फिजिकली भी कुछ दिक्कत आ रही है। ओके, तो वो हार्मोन अगर ऊपर नीचे रहेंगे, हार्ट रेट अगर ऊपर नीचे है, ब्लड प्रेशर अगर चेंज हो रहा है, मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ हो रही है, मान लो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है आपका स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, और आप जो है कितनी एक्सरसाइज कर लो आपसे नहीं हो रही और स्ट्रेस हो रहा है उसकी वजह से कि वेट कम नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीजें जो स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डाल रही है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होंगे। ओके, जैसे एपिनेफ्रिन या नोरेपिनेफ्रिन का रिलीज हो जाना, या डाइजेस्टिव सिस्टम का स्लो डाउन हो जाना कि अच्छे से खाना नहीं पच रहा है, पेट खराब हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंड हो जाना एयर पैसेजेस का लंग्स के अंदर, या फिर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाना। सो ये अलग अलग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं। फिर आता है जी कोग्निटिव लेवल पे इफेक्ट, मतलब आपके मेंटल लेवल पे ही इतना प्रेशर आ गया है कि वो
ओवरलोड हो रही हैं चीजें, इतना प्रेशर आप नहीं ले पा रहे हैं। ओके, उसकी वजह से फिर आपकी जो है हो सकता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो, मतलब मेमोरी थोड़ी सी डाउन जाने लगे, आप भूल जाएं सडनली। कई बार होता है ना, स्ट्रेस होता है और हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमने जो है फ्रिज खुला छोड़ दिया या मेन डोर खुला छोड़ दिया सोते टाइम। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। तो वो घर पे, करियर में, कहीं पर भी जब कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, फेलियर हो जाए, सो मेंटल लेवल पे एक चीजें क्या होती है, गड़बड़ानी शुरू होती है। वो कॉग्निटिव इफेक्ट है स्ट्रेस की वजह से। ऐसे ही बिहेवियरल इफेक्ट हो सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि आप स्ट्रेस की वजह से आपके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, आप कम न्यूट्रिशनल फूड खाएंगे, आप जो है बाहर का ज्यादा खाने लग जाएंगे, ठीक है, कैफीन का जो है आप ज्यादा अमाउंट लेने लग जाएंगे, या अल्कोहल, सिगरेट से आपकी आदत हो जाएगी, या ट्रैंक्विलाइजर्स लेने लग जाएंगे। तो ड्रग्स में मतलब आप क्या ले रहे हैं उसमें, ट्रैंक्विलाइजर में, कि आपको नींद आए, आपको काम फील हो, रिलैक्स्ड फील हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में फिर उससे आपकी कंसंट्रेशन भी लॉस हो सकती है, कोऑर्डिनेशन भी आपका पुअर हो सकता है, ठीक है, एडिक्शन भी आपको उसकी लग सकती है। सो वो लॉन्ग टर्म में फिर इफेक्ट बहुत खराब हो जाएंगे। अदरवाइज जो है बिहेवियरल इफेक्ट अगर हम देखें तो ये भी स्ट्रेस की वजह से ही रहेंगे। मतलब कोई नॉर्मल इंसान होगा, वो होता है ना कि कई बार आप जो है किसी सिचुएशन में ही जाके, अभी ब्रेकअप हुआ है तभी तो जाके शराब पी रहे हो ना, तो वो सिचुएशन ही ऐसी होती है कि स्ट्रेस वाली सिचुएशन, जिसकी वजह से वो बिहेवियर में आपके इफेक्ट नजर आने लग जाते हैं। ओके, तो ओवरऑल हमें ये समझ आया है कि स्ट्रेस का हेल्थ का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। मतलब अगर एग्जॉस्ट हो रही है चीजें तो एक टाइम पे बर्नआउट होंगी चीजें। ओके, सो फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है, इमोशनल भी, फिजियोलॉजिकल भी, बट जब एग्जॉस्ट होने लग जाए, बहुत ज्यादा एग्जॉशन बढ़ जाए, तो उसकी वजह से हेल्थ के ऊपर भी डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। सेले जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, इन्होंने मतलब जो एक्सपेरिमेंट सबके ऊपर देखा, हॉस्पिटल में जो लोग इंजर्ड थे, इल थे, उन लोगों को ऑब्जर्व किया और उन्होंने एक नोटिस किया, सिमिलर पैटर्न नोटिस किया। अब वो पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को इन्होंने जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, GAS, गैस, ये नाम दे दिया उन्होंने उस पैटर्न का। अब इसमें 3 स्टेजेस होंगी। ये स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम है ये सेले ने दिया है। ओके, पहली स्टेज है जी अलार्म रिएक्शन स्टेज, ये वाली स्टेज, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल रेजिस्टेंस है। मान लो कोई भी चीज आपकी हो रही है, मतलब चाहे, चलो मैं बहुत पेशेंट लेवल पे नहीं लेके जाती, मैं नॉर्मल सा स्टिमुलस लेती हूँ कि घर में ही आपको जो है बोला जा रहा है बार बार कि आपको जो है भाई डॉक्टर बनना है और आप पढ़ो, नीट की तैयारी करो, ठीक है। सो वो शुरुआत में आपको नॉर्मली बोला गया, आपने ठीक है किया, ओके, रेजिस्ट किया, आपको गुस्सा आना भी शुरू, बट आपने रेजिस्ट किया। तो यहाँ पे आप क्या है, रेडी टू फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन है, ये तो नॉर्मल रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपने बोल दिया कि मम्मी ठीक है ना, पढ़ाई कर तो रही हूं ना, सो वहां तक आई है सिचुएशन। फिर दूसरी सिचुएशन आएगी स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस स्टेज। इसमें अब चीजें प्रोलॉन्ग्ड हो रही हैं, मतलब वो बार बार बोला जा रहा है, चीजें एक्यूमुलेट होनी शुरू हो रही हैं। ओके, फिर एकदम से क्या आएगी, जब एग्जॉशन की स्टेज आ जाएगी तब क्या हो जाएगा, कन्फ्रंटेशन होगा, बर्स्ट आउट होगा, ठीक है। सो वो क्या है, एग्जॉशन स्टेज। बेसिकली स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस बिल्कुल नॉर्मल है, फिर वो रेजिस्टेंस चलता रहेगा, बहुत लंबा अगर स्ट्रेस हो गया तो उसकी वजह से स्टेज ऑफ एग्जॉशन जो है वो आना लाजमी है। और स्टेज ऑफ एग्जॉशन पे जाके जो अगर हम देखें तो वो स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल रेजिस्टेंस जो आपकी बॉडी कर रही थी वो यहाँ पे अब काम नहीं कर रहा है, इनएफेक्टिव हो रहा है। ओके, तो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो यूजुअली हो जाता है। सो ये स्टेज ऑफ एग्जॉशन होगी। सो ये आपको जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम समझ आना चाहिए कि पहले अलार्म रिएक्शन होता है, जैसे अलार्म बजती है ना सुबह सुबह, वो वाली सिचुएशन की जिंदगी में अलार्म बज रही है किसी पर्टिकुलर चीज को लेके और आप नॉर्मली रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अलार्म बजती रही तो एक स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगी जो कि आप बिल्कुल ऐसे नोवो हो जाएंगे, नील वाली, बट एक टाइम पे आके भर जाएंगे अंदर से। वो क्या होगी, स्टेज ऑफ एग्जॉशन, एग्जॉस्ट हो गए यहाँ पे आके आप। ओके, सो ओवरऑल हमें ये भी समझ आ गया कि स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम का भी काफी हद तक लेना देना है। ये जो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी है ये फोकस करते हैं किस पे, माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम की स्टडी पे। ये देखना चाह रहे हैं कि स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है इम्यून सिस्टम पे, कि क्या इम्यून सिस्टम भी वीक होने लग जाता है स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से। तो देखिए ये यूजुअल सी नॉर्मल सी चीजें जो हमने पहले पढ़ी हुई है बट बुक में मेंशन है तो मैं बता देती हूँ। जैसे WBC है तो उनका इम्यून सिस्टम से काफी अच्छा लेना देना है। ये फॉरेन बॉडीज जो भी एंटीजेंस
आते हैं, वायरस आते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से फिर एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं जो कि डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो यहाँ पे बहुत सारे टाइप की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, WBC या ल्यूकोसाइट्स बोल देते हैं इनको, जो कि इम्यून सिस्टम को अच्छा करने में हेल्प करती हैं। अब ये T सेल्स हैं, B सेल्स हैं और नेचुरल किलर सेल्स हैं, 3 टाइप की WBC है हमारे पास। T सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही हैं इन्वेडर्स को जो बाहर से आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपकी इम्यून सिस्टम या इम्यूनोलॉजी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है, अच्छा कर रही है। ओके, जैसे टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स जो हैं, जो अटैक करती हैं किसको, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस को, वायरस कॉजिंग जो कि आपके एड्स कोज कर रहा है, ये रीजन दे दिया इन्होंने एक एग्जांपल सा। तो इतना समझ लीजिए कि टी सेल्स जो हैं वो बाहर से आने वाली जो एंटीजेंस हैं उनके प्रति एंटीबॉडीज बना रही हैं, ठीक है। अच्छा, एंटीबॉडीज मतलब इम्यूनिटी इंक्रीज कर रही हैं इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ाने में। बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही हैं, और जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो फाइट कर रही हैं वायरस और ट्यूमर दोनों से। बेसिकली ये ल्यूकोसाइट या WBC के ही 3 पार्ट हैं, ठीक है, 3 तरीके की यहाँ पे ये चीजें हैं जो कि इम्यून सिस्टम को अच्छा करने में हेल्प कर रही हैं। ओके, सो इम्यून सिस्टम, मान लो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या डर है किसी चीज का, बहुत हॉस्टाइल फील कर रहे हैं आप, तो उस सिचुएशन में या तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे जो कि अल्टीमेटली आपके इम्यून सिस्टम को वीक करेंगे, या फिर आप एंग्री हो जाएंगे, बहुत गुस्सा हो गए और आप फट गए बिल्कुल एकदम ना, ब्रस्ट आउट हो गया। उसकी वजह से भी मेंटल लेवल पे तो एग्जॉशन हो रहा है ना, मेंटल लेवल पे तो बहुत ऐसे फटने को हो रखा है ना दिमाग, या आप टेंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं अगर कोई टेंट्रम झेलने वाला हो तो, ठीक है, या विड्रॉल फील कर रहे हैं, या होपलेसनेस वाली चीज की आपको कोई उम्मीद ही नहीं है बस जिंदगी से। तो ये जब सिचुएशंस होती हैं स्ट्रेस के बाद, तो वो भी सारी की सारी इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं। प्लस इनकी वजह से स्पेसिफिकली जो हम एंगर आउटबर्स्ट की बात कर रहे हैं, इनकी वजह से मेंटली और फिजिकली भी आप बहुत एग्जॉस्ट फील करते हैं, मतलब ऐसे लगता है कि आपने पता नहीं कितना ही काम कर लिया, इतना थका हुआ फील करेंगे आप। तो स्ट्रेस का और इम्यून सिस्टम का बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है, इसलिए स्ट्रेस कम होगा तब इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। अब स्ट्रेस पढ़ रहे हैं बहुत देर से, इसको कोप कैसे करेंगे, कैसे मतलब डील करेंगे इससे, कोपिंग मैकेनिज्म क्या होगा। सो कोपिंग जो है वो एक डायनेमिक सिचुएशन होती है जो स्पेसिफिक रिएक्शन देगी स्ट्रेस के लिए। ओके, मान लो आपको पता है, मतलब ये है ना कि अब वो किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, एंगर फील हो रहा है अंदर से। जैसे यहाँ पे क्या है, जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो आपको अंदर से गुस्सा आता है कि ट्रैफिक जल्दी जल्दी मूव करना चाहिए ना, परेशान हो रखे हैं हम। तो वो हर एक का स्ट्रेस, मतलब अभी आपका क्या रीजन हुआ यहाँ पे, गुस्से वाला हो गया कि आप गुस्सा करके निकाल रहे हैं चीजों को। सो वो स्ट्रेस से डील करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं और उसी को हम कोपिंग बोल रहे हैं। ओके, तो 3 कोपिंग स्ट्रेटेजीज दी हैं जी एंडलर और पार्कर ने। एक टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी जिसमें आप टास्क के ऊपर फोकस करते हैं ताकि स्ट्रेस हो ही ना, स्ट्रेस पे फोकस ही नहीं किया। इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, आप इमोशन पे फोकस कर रहे हैं। और अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, मतलब आप उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाह रहे हैं। कैसे, देखिए, टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी मतलब इसमें आप जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपकी है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन निकालेंगे, जो काम है आप उसके ऊपर फोकस करेंगे कि आप प्रायोरिटीज करेंगे कि डायरेक्टली स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कैसे डील किया जाए। ठीक है, मान लो मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो मैं फोकस कर रही हूँ कि मुझे अपना टाइम टेबल जो है वो बेटर करना है, शायद मेरा जो शेड्यूल है वो अच्छे से करना है मुझे टाइम को, ताकि मैं अच्छे से चीजों को कर पाऊं और सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व हो जाएंगी। तो टास्क पे फोकस हो गया, काम करने पे। इमोशन ओरिएंटेड मतलब इमोशन पे फोकस है, मतलब मेरे को गुस्सा अगर आ रहा है, स्ट्रेस मुझे हो रहा है, तो मैंने गुस्सा करके निकाल दिया उसको एक बार के लिए कि मैं इस पे फोकस कर रही हूँ कि मैं अपने सिस्टम से चीजों को कैसे निकाल सकती हूँ। ठीक है, अवॉइडेंस में क्या रहेगा कि मान लो मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मैं वेब सीरीज देखने लगी, टीवी देखने लगी, किसी फ्रेंड को फोन कर लिया, ठीक है, या दूसरे लोगों के साथ रहने की कोशिश की ताकि जो है वो अवॉइड हो जाए वो सिचुएशन और आप उस बारे में सोचें ही ना उस सिचुएशन के बारे में। सो ये अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी होगी। 3 स्ट्रैटेजीज हैं। देन लेजरस और फॉल्कमैन जो है उन्होंने भी कॉन्सेप्चुलाइज किया कोपिंग को, और वो बोले कि कोपिंग जो है ना एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक कैसे, क्योंकि चेंज होती हैं चीजें ना। सो कोग्निटिव और बिहेवियरल एफर्ट जो है वो आपका कोप करने के लिए, डील करने के लिए सिचुएशन से कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि सेम चीजें आप सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे, आप उस चीज को रिड्यूस करना चाहेंगे, टॉलरेट करेंगे, या जो भी स्ट्रेसफुल ट्रांजैक्शन है उसके लिए आप जो है हमेशा चेंज होती रहेंगी चीजें। तो ये प्रोसेस जो है किसी भी पर्टिकुलर चीज से कोप करने का, डील करने का, ये डायनेमिक होता है, स्टैटिक नहीं होता, सेम नहीं होता हर बार। ओके, तो इन्होंने क्या बोल दिया, आप जो ये लेजरस और फॉल्कमैन हैं, इन्होंने बोला कि प्रॉब्लम बेस्ड मतलब प्रॉब्लम फोकस्ड और इमोशन फोकस्ड 2 टाइप से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेले ने बोला था ना,
नहीं, एंडलर और पार्कर ने बोला था टास्क और इमोशन और अवॉइडेंस ओरिएंटेड, तो ये पर्टिकुलर इन्होंने दे दिए। अब लैजरस और फोल्कमैन ने क्या दिए, प्रॉब्लम फोकस्ड और इमोशन फोकस्ड, यानी एक तो प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं आप कि भाई प्रॉब्लम क्या है, मेरे से प्रॉब्लम ये है कि मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा है पूरे दिन में, तो मुझे अच्छे से टाइम टेबल बनाने की जरूरत है, मुझे उस पर काम करने की जरूरत है कि मैं कैसे अपनी कमिटमेंट से जो है स्टिक करके रहूं और चीजों को पूरा करूं, राइट। इमोशन फोकस में क्या होगा कि मुझे बस अपने सिस्टम से चीजें निकालनी है, इमोशनल लेवल पे आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं। बट इन्होंने ये भी देखा कि जो फॉर्मर वाली चीज थी, मतलब जो प्रॉब्लम फोकस्ड था ना, वो स्ट्रेटजी लोग जो है वो ज्यादा यूज करते हैं रादर देन इमोशन फोकस्ड। ओके, अब स्ट्रेस को मैनेज करने की भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक है, मेडिटेशन कर लीजिए, बायोफीडबैक है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है, या कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स हैं, या एक्सरसाइज है। कई बार होता है ना कि आपको बोला जाता है कि भाई स्ट्रेस हो रहा है, जाके जिम में एक्सरसाइज कर ले, या जा दौड़ आओ कहीं दूर तक ना, तो वो स्ट्रेस को मैनेज करने की टेक्निक्स हैं। ऐसे ही पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग को कैसे प्रमोट करेंगे, या तो आप स्ट्रेस से रेजिस्टेंट पर्सनालिटी डेवलप कर लें अपनी, जिसमें 3C की बात इन्होंने कही है, कमिटमेंट, कंट्रोल और चैलेंज। ठीक है, कि आप कमिटमेंट पे फोकस करेंगे, चीजों को कंट्रोल करेंगे और चैलेंज को एक्सेप्ट करके चीजों को करेंगे, तो आपकी बॉडी, आपकी जो पर्सनालिटी है वो स्ट्रेस रेजिस्टेंट है। कि कई बार होता है ना, हम बोलते हैं कि ये इंसान तो स्ट्रेस ही नहीं लेते बिल्कुल भी, तो वो स्ट्रेस रेजिस्टेंट बना लेते हैं अपनी पर्सनालिटी को। ऐसे ही सेल्फ केयर करना जरूरी है, डाइट का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, लाइफ स्किल डेवलप करना, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, सोशल सपोर्ट जो है वो मेंटेन करके रखना, टाइम मैनेज करना, एसर्टिवनेस रखना, देन रैशनल थिंकिंग रखना, रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करना, जो अनहेल्पफुल हैबिट्स हैं, जो फालतू वाली हैबिट्स है ना आपकी, उनको ओवरकम करना, जिससे कोई चीजें जो है सही तो हो नहीं रही है, कहीं ना कहीं हेल्प भी नहीं कर रही हैं, सो आप उन हैबिट्स को जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये पॉजिटिव हेल्थ को या वेलबींग को प्रमोट करने के लिए चीजें हैं। लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम मीटिंग लाइफ चैलेंजेस है, जो हमारे चैप्टर का नाम है। और ये ओवरऑल कैसे स्ट्रेस होता है लाइफ की चैलेंजेस को देखते देखते, और कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे एक पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग जो है आप प्रमोट कर सकते हैं, वो सारा का सारा इस चैप्टर में समझाया गया था। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।